Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Area and to our series of Class 11th NCERT Fundamentals of Physical Geography। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का स्टार्ट किया था और एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एंडोजेनिक में हमने पढ़ा था ऐसी जियोमॉर्फिक प्रोसेस जिसमें जिसमें जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? फ्रॉम इनसाइड ऑफ द अर्थ। लेकिन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? वो है वेदरिंग, मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड्स एंड इरोजन एंड डिपोजिशन। Basic reasons that leads to weathering, mass movement and erosion is development of stresses in the body of the earth materials। कोई भी अर्थ मटेरियल है, मान लो कोई रॉक है, इसमें ये वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक इसके सरफेस में या कोई पुल या कोई पुश या कोई पुल लगता है, यानी कोई स्ट्रेस लगता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया में, यानी इस एरिया में कोई फोर्स जब लगेगा तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो होगा कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। तो इसी फोर्स के कारण ये सारी जियोमॉर्फिक प्रोसेस टेक प्लेस होती हैं। प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड, जो स्ट्रेस है, दिस स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग, देयरफॉर इंड्यूसेस डिफॉर्मेशन। अभी स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। ग्रेविटेशनल स्ट्रेस क्या होता है? मान लीजिए कोई रॉक है, इसके ऊपर कोई और मास ऑफ रॉक का मास रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? ओवरबर्डन, ग्रेविटी के कारण इसमें नीचे को क्या होगा? बर्डन आएगा या लोड आएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रेशर लगेगा, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। इसी प्रेशर के कारण इसमें क्या होगा? कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। तो ये ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है। दूसरा है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस का एक बड़ा एग्जांपल है वो है टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर चेंजेस से क्या होता है? देखिए, कोई रॉक है, अगर इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो ये क्या होगा? इसके एक रॉक, जैसे कि हमने रॉक्स एंड मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, अलग अलग मिनरल से बनी होती है। किसी मिनरल का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा, यानी ये ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ कम होगी। अभी कुछ कम होगी, कुछ ज्यादा होगी, तो किसी में ज्यादा स्ट्रेस आएगा, किसी में कम स्ट्रेस आएगा। इसी की वजह से क्या होगी? ये डिफॉर्म हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के पीछे जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है और वो कैसे, ये प्रोसेस का जो बेसिक है वो कैसे अप्लाई होता है। इसका जो मेन कारण है वो क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, ग्रेविटेशनल और मॉलिक्यूलर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अभी अब इन्हीं स्ट्रेस के कारण ही अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है जिनको हम अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं क्लाइमेटिक एलिमेंट्स टू कंट्रोल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। कहीं पर भी आप अगर ज्योग्राफी में क्लाइमेट टर्म सुनेंगे तो आपको दो चीजें ध्यान पे लानी है, एक है टेम्परेचर, एक है रेनफॉल। क्लाइमेट में ये दो चीजें होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के अंदर, क्योंकि दो पार्ट है क्लाइमेट के। तो कोई भी क्लाइमेटिक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है तो उसको क्लाइमेटिक एलिमेंट जो उसको कंट्रोल करती हैं, वो क्लाइमेटिक एलिमेंट कौन से है? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रेनफॉल और स्नोफॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा। Therefore, intensity of exogenic process carries varies from, सॉरी ये वेरीज होगा, जो इंटेंसिटी है जियोमॉर्फिक प्रोसेस की, यानी कितनी तेजी से होगी, कितने कम से होगी इंटेंसिटी उसकी, वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। क्यों करती है? क्योंकि रीजन टू रीजन क्लाइमेट भी वेरी करता है। कहीं पे क्लाइमेट ज्यादा है, कहीं पे क्लाइमेट में रेनफॉल ज्यादा है, कहीं पे रेनफॉल कम है। तो इसी के अकॉर्डिंगली क्या वेरी करेगा? जियोमॉर्फिक प्रोसेस वेरी करेंगी, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब अगर क्लाइमेट दो जगहों का अगर सेम है तो वहां पर भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि अलग अलग हो। अगर कोई रॉक है, मान लीजिए ये कोई रॉक है, इसको हमने अगर पोलर रीजन में रखा, यानी इसको हमने कोल्ड टेम्परेचर में रखा, कोल्ड टेम्परेचर वाली प्लेस में रखा, और इसको हॉट टेम्परेचर वाली प्लेस में रखा, तो इसकी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होगी, इसमें जो चेंजेस आएंगे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कारण, वो अलग अलग होंगे। मान लीजिए हाई टेम्परेचर के कारण इसमें थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, तो ये इसकी कंडीशन में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इसकी कंडीशन में ज्यादा चेंज आ जाएगा ज्यादा एक्सपेंशन के कारण। रॉक सेम है, क्लाइमेट अलग अलग है।
मान लीजिए अगर क्लाइमेट अलग अलग है, क्लाइमेट सेम है दोनों जगह, अगर एक ऐसी जगह, ये अगर सिर्फ हॉट वाली जगह है, कोल्ड वाली को भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर अगर दो हम रॉक रख देते हैं, दो रॉक रखते हैं, अभी क्या है, क्लाइमेट चेंज है, रॉक अलग, ये रॉक वन है, ये रॉक टू है, रॉक अलग अलग टाइप के हैं। तो अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग इक्वल, इंटेंसिटी ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है तो फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस किस पे डिपेंड करेंगी, रॉक का टाइप कैसा है। अब कोई रॉक क्या होता है, ज्यादा रेजिस्टेंट होती है वेदरिंग के लिए या कोई भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस के कारण, कोई रॉक कम रेजिस्टेंट होती है, यानी आसानी से अंडरगो डिफॉर्मेशन हो जा डिफॉर्मेशन डिफॉर्म आसानी से हो जाती है कुछ रॉक्स, कुछ रॉक आसानी से नहीं होती क्योंकि वो ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। Therefore, different types of rock with difference in their structure offer different resistance to various geomorphic process। तो इससे हमें दो कंफ्यूजन देखने को मिलते हैं, जैसा कि भी हमने यहाँ पे पढ़ा। या तो क्लाइम अगर रॉक सेम है तो फिर क्लाइम अगर रॉक्स मान लीजिए अलग अलग रॉक्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इफ सेम क्लाइमेट इन डिफरेंट क्लाइमेट, ये बेसिकली दो कंक्लूजन है। अगर सेम क्लाइमेट है तो फिर ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ रॉक पे, R1 है या R2 है मान लीजिए। अगर क्लाइमेट डिफरेंट है तो ये फिर ये क्लाइमेट पे ही डिपेंड करेगा, अगर रॉक सेम भी है, अलग अलग क्लाइमेट में है, अगर क्लाइमेट हॉट है या कोल्ड है, जैसे कि भी हमने पढ़ा। फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू वन फैक्ट, लास्ट में ये एक फैक्ट हम हमारे सामने क्लियर है कि दैट डिफरेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दो ओरिजिनली रिलेटेड टू क्रिस्टल इवोल्यूशन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मटेरियल्स, डिफरेंस इन जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो इससे हमें क्या समझ में आता है लास्ट में एक फैक्ट, हालांकि जो हमें सरफेस में अलग अलग जो हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे प्लेन, कहीं पे बीचेस, अलग अलग जो लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, ये ओरिजिनली तो किसके द्वारा हुए थे, क्रिस्टल इवोल्यूशन के कारण, जैसे कि हमने अपने कॉन्टिनेंटल प्लेट जो मूवमेंट होते हैं वाली उस चैप्टर में हमने पढ़ा था। लेकिन अभी तक ये सारे फैक्टर्स जो है, ये वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंस इन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मटेरियल्स, यानी जो हमारे रॉक्स हैं अलग अलग, वो वेरी करते हैं इन देयर स्ट्रक्चर, कोई ज्यादा रेजिस्टेंस है, कोई कम रेजिस्टेंट है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या करती है, इनको अभी तक बदलाव रखे हुए है, इस बदलाव को अभी तक जीवित रखे हुए है। अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल, वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल, हमारे अर्थ मटेरियल के ऊपर क्लाइमेट का, क्लाइमेट यानी टेम्परेचर और रेनफॉल का जो इफेक्ट आता है उसी को हम वेदरिंग बोलते हैं। अब ये अर्थ मटेरियल क्या होते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है क्लाइमेट से। मान लीजिए बहुत तेज बारिश होने के कारण या इसमें क्या होगा, ये जो कोई रॉक है इसमें ज्यादा बारिश होने के कारण पानी भर जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक्सपेंड होने लग जाएंगे, इसका साइज बढ़ जाएगा, फिर इसका कम होगा साइज, अगर पानी बाहर आ गया तो फिर कम होगा, ऐसे ही बढ़ते रहेगा, कम होते रहेगा, साइज बढ़ेगा, कम होगा, तो ये क्या होगी, फ्रेगमेंटल स्टेज में धीरे धीरे करके डिफॉर्म हो जाएगी और टूट जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स में। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट अफेक्ट द अर्थ मटेरियल इन ऑर्डर टू रिड्यूस देम टू फ्रेगमेंटल स्टेट, ये अर्थ मटेरियल को इफेक्ट करती हैं और उनको फ्रेगमेंटल स्टेट में ले आती है वेदरिंग। वेल अब हम आपकी बुकिश डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन को देखें वेदरिंग की, तो उसमें ये मेंशन है, वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकली टूटना और मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट होना, इसी को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो अब तीन टाइप की वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल वेदरिंग। इट डिपेंड्स ऑन सम अप्लाइड फोर्सेस, यानी किसी फिजिकल फोर्सेस पे डिपेंड करती है, यानी कोई फिजिकली किसी रॉक को अगर फोर्स लगाएगा और उसे तोड़ देगा तो उसी को हम वेदरिंग कहेंगे। अब वो कौन होगा, तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे कोई रॉक है, इसके ऊपर अगर एक और कोई भारी मास है, किसी रॉक का भारी मास है, तो इसमें ये प्रेशर लगाएगा और ये प्रेशर होने के कारण ये क्या होगी, टूट जाएगी। और दूसरा एग्जांपल है थर्मल का, थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर के कारण, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक्सपेंड होंगे, जिनका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, और कुछ ऐसे होंगे इसके अंदर मिनरल जिनका थर्मल एक्सपेंशन कम होगा, तो वो कम एक्सपेंड होंगे, तो कम ज़्यादा के चलते ही ये धीरे धीरे करके क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा और टूट जाएगा फ्रेगमेंटल स्टेट में। दिस लीड्स टू फ्रैक्चर ऑफ द रॉक, यानी वो फ्रेगमेंटल स्टेट में टूट जाएगी।
ये उत्तर रही फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल वेदरिंग जिसमें हमें कुछ अप्लाइड फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। अब सेकंड है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का एग्जांपल है कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इन रॉक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सॉरी, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और एक हाइड्रोलिसिस भी एक इसका एग्जांपल है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन तो अभी हमने पढ़ा था, यानी केमिकली इसमें कोई फिजिकल फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इसमें केमिकली रॉक जो होगी वो डिकम्पोज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने वाटर वाला पढ़ा था, वाटर के कारण क्या होगा, ये रॉक के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये एक्सपेंड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, इसमें पानी भर जाएगा। फिर जब पानी बाहर चल जाएगा तो ये फिर से श्रिंक हो जाएंगे, फिर एक्सपेंड होंगे, फिर श्रिंक होंगे, एक्सपेंड होंगे, श्रिंक होंगे। इसी के कारण क्या होगा, इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। सेम ऐसे ही रिडक्शन है और कार्बोनेशन है। कार्बोनेशन मतलब कोई एक मिनरल की, हमें पता है कि मिनरल एक प्रॉपर एक कंपोजिशन होती है मिनरल की। अब उसी मिनरल में अगर CO2 ऐड हो जाए, कोई मिनरल है उसमें अगर हम CO2 ऐड कर दें तो डेफिनेटली इसकी जो केमिकल जो होगा, ये केमिकल इसका जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसमें केमिकल डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसमें, जैसे कि अभी हमने वाटर वाला एग्जांपल पढ़ा था, H2O ऐड कर देंगे तो फिर से मिनरल का, अगर कोई एक्स मिनरल है इसमें H2O ऐड कर देंगे तो ये Y बन जाएगा, यानी इसमें केमिकल चेंज आ गया है। ऐसे ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का है। अगर ऑक्सीडेशन यानी मिनरल, हमें पता है कि एबंडेंट अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, और बारिश H2O जो हमारी वाटर मॉलिक्यूल है उसमें भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, यानी जब बारिश होगी फिर हमारे उसके वाटर के संग ऑक्सीजन भी अवेलेबल होगा। तो ऑक्सीजन जब हमारी कोई केमिकल फॉर्मूला जो हमारे मिनरल का होगा, उस केमिकल में जब ऐड हो जाएगा तो फिर से उसमें केमिकल चेंज लाएगा। सेम ऐसे ही रिडक्शन है जिसमें कि मिनरल में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा या ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा केमिकल वेदरिंग जिसमें हमें केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग तीन तरीके से हो सकती है, प्लांट्स द्वारा, एनिमल द्वारा और ह्यूमन बींग द्वारा। प्लांट्स क्या करेंगे, देखिए, वेजिटेशन जो होती है उसकी रूट्स होती है। मान लीजिए कोई प्लांट है, इसकी जो है वो रूट्स हैं। अब ये रूट जो होगी, कोई अगर यहाँ पे रॉक प्रेजेंट है, बेड रॉक कोई प्रेजेंट है, तो इसके जो रूट होगी वो उसको पेनिट्रेट करेगी और इसमें छेद करेगी। तो इसके द्वारा क्या होगा, ये रॉक जो होगी वो वीक बन जाएगी और वो आसानी से टूट जाएगी। ये तो रहा प्लांट्स का एग्जाम्पल। और सेकंड है एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं, बरोइंग और हेजिंग करते हैं। यानी आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा कैसे पत्थरों में और मिट्टी में छेद करता है। यानी कोई रॉक है तो इसमें ऐसे ऐसे धीरे 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 करके उसको कैविटी बना देगा और वहाँ पे बरोइंग करेगा। तो ये रहा एनिमल्स का एग्जाम्पल, जिससे कि वेदरिंग करने में आसानी होती है। उसके बाद दूसरा ह्यूमन बींग्स, तो आपको पता ही है कि ह्यूमन बींग्स कैसे नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है, और ह्यूमन बींग्स के एक्शंस के द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स आसानी से अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, सरफेस वेजिटेशन को क्या करता है, काट देगा। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेशन को काट देगा तो इसका मतलब क्या होगा, मिनरल्स जो है वो सनलाइट की डायरेक्ट प्रेजेंस में आ गया है, और हीट इसमें आसानी से फर्क डाल सकती है। तो इस तरह ये हमने पढ़ ली तीन टाइप की वेदरिंग। अब पढ़ लेते हैं इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग से इफेक्ट क्या क्या आएगा। वेदरिंग से इफेक्ट, अभी तक आप समझ गए होंगे कि वेदरिंग से इफेक्ट क्या क्या आएगा, कि रॉक जो है हमारी फ्रेगमेंटल स्टेट में आ जा रही है, तो उसके बाद जो अब हम नेक्स्ट जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ेंगे, जो इसके बाद एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, मास वेस्टिंग और इरोजन। यानी उसमें क्या होता है, जो ये बड़ी रॉक थी अगर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चली गई, उसके बाद ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी एयर द्वारा या वाटर द्वारा, और कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये इरोजन और मास वेस्टिंग को हेल्प करती है वेदरिंग। तो ये इसकी सबसे पहला इफेक्ट हो गया। सेकंड है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन, इस टर्म को आपने याद रखना है। इसमें होता क्या है, फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स फ्रॉम रॉक्स रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है, टेम्परेचर से रिलेटेड एक्सफोलिएशन। जब हमारी, जो हमने केमिकल वेदरिंग पढ़ी थी उसमें टेम्परेचर से क्या होता है, जो हमने वेदरिंग पढ़ी थी सॉरी, उसमें टेम्परेचर से क्या होगा कि ये एक्सपेंड होगा तो कोई मॉलिक्यूल इसके, जो कुछ मिनरल इसके ज्यादा एक्सपेंड हो जाएंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। इस ज्यादा कम के कारण क्या होगा, इसकी जो टॉप लेयर है वो चली जाएगी। ये टॉप लेयर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे, ये टॉप लेयर यहाँ से एक्सपेंड होकर टूट जाएगी। अब बचा कितना, ये इतना बचा। तो ऐसे ही ये जो राउंड राउंड ऑब्जेक्ट बच जाते हैं इसके सरफेस में, जो राउंड शेप में जो इसका मिनरल बच जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लास्ट इसको हम इसके रिमूवल को, ऊपर वाली के रिमूवल को हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। उसके जो रिमेनेंट बचता है वो इसका रिजल्ट होता है।
तो इसलिए एक्सफोलिएशन फ्लेकिंग ऑफ यानी इसका बाहर को चले जाना, फ्लेकिंग ऑफ मतलब इससे अलग हो जाना, फ्लेकिंग ऑफ मोर और लेस कर्व शीट्स ऑफ शेल्स फ्रॉम रॉक्स। ये कर्व शीट जो है इसका जो फ्लेकिंग ऑफ हो जाएगा, रिजल्ट इन स्मूथ एंड राउंडेड सरफेस बचेगा। यहाँ पे क्या है, ये राउंडेड सरफेस बचेंगे, जैसे कि भी हमने देखा। एक्सफोलिएशन कैन अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय टेम्परेचर चेंजेस, जैसे कि मैंने बताया था टेम्परेचर चेंजेस की वजह की कारण ही यह एक्सफोलिएशन होता है। इफेक्ट पढ़ लिया वेदरिंग का, अब इसका सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, इरोजन और मास मूवमेंट में मदद करेगा, साथ में बायोडाइवर्सिटी के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों होता है बायोडाइवर्सिटी के हेल्पफुल? क्योंकि ये जो फ्रेगमेंटल स्टेट में आ रहा है तो यही बाद में सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि अभी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे डेफिनेटली अगर सॉइल ग्रो हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल्स को तो फायदा होगा ही। नेक्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन, जैसे कि भी हमने डिस्कस किया, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन को। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लायक ये है, वेदरिंग ईट्स मास मूवमेंट। वेदरिंग मास मूवमेंट में मदद करता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, बड़ा कोई रॉक है तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी, और उसके बाद इसका ग्रेविटी के साथ मूवमेंट को ही हम मास मूवमेंट पढ़ेंगे, जिसको अभी अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो वेदरिंग क्या है, मास मूवमेंट को एड करेगी यानी हेल्प करेगी, लेकिन प्री रिक्वेसाइट नहीं है मास मूवमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि वेदरिंग नहीं होगी तो मास मूवमेंट होगा ही नहीं, ग्रेविटी के कारण ये पूरा का पूरा भी नीचे को जा सकता है अगर इसे फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो इसका मतलब वेदरिंग मदद करती है मास मूवमेंट मूवमेंट के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिना की वेदरिंग से ही मास मूवमेंट होगा, बिना वेदरिंग के भी हो सकता है। अब मास मूवमेंट के बारे में इतना पढ़ ही रहे तो अब सीधे हम दूसरे टॉपिक में आते हैं, जो कि है मास मूवमेंट। वेदरिंग हमारा कंप्लीट हुआ। मास मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ रॉक मासेस डाउन द फ्लोर अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये याद रखना है कि आप समझ गए होंगे कि रॉक का मूवमेंट डाउन द स्लोप ग्रेविटी के द्वारा, ऊपर से नीचे, ग्रेविटी से कोई भी चीज है तो ऊपर से नीचे को आती है, हमें पता ही है, यानी ग्रेविटी के कारण अगर इससे स्लोप मिलेगा तो ये ऊपर से नीचे को आएगा। लेकिन याद रखना है ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी से होता है, इसमें कोई एयर, वाटर या कोई जियोमॉर्फिक एजेंट का रोल नहीं होता है, यानी उनकी हेल्प से नहीं आएगा, ये ग्रेविटी की मदद से मूवमेंट हो रहा है। Therefore, no need of geomorphic agent air water for movement. Gravity exerts its force on all matters, both bedrock and products of weathering. ग्रेविटी क्या है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, या ये पूरी रॉक होगी, कोई पूरी रॉक है, इसको भी ऊपर से नीचे ले आएगा, या इसके जो टुकड़े होंगे उनको भी ऊपर से नीचे ले आएगा। इसका मतलब क्या है, वेदरिंग होना कंपलसरी नहीं है मास मूवमेंट के लिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। Has no role of geomorphic agents for movement. जियोमॉर्फिक एजेंट का कोई मूवमेंट में रोल नहीं है, कि जैसे क्योंकि ये डायरेक्टली ग्रेविटी के प्रेजेंस में ही मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट में जियोमॉर्फिक एजेंट का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको हम इरोजन में काउंट नहीं करते हैं, मास मूवमेंट को हम इरोजन में काउंट नहीं करते हैं। कोई पूछे इरोजन और मास मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है, मास मूवमेंट में जो मूवमेंट हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, और जो इरोजन में हो रहा है वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स की प्रेजेंस में हो रहा है, कि उन्हीं की वजह से हो रहा है। अब कुछ एक्टिवेटिंग कॉजेस पढ़ लेते हैं मास मूवमेंट के लिए। रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो ऑफ द मटेरियल्स, कोई यहाँ पे मटेरियल है, ये फ्लोर में है, अगर इसका मान लीजिए यहाँ पे जमा हुआ है, अगर इसका यहाँ पर से हम इसके यहाँ से कोई सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ही हम हटा देते हैं, तो इसके कारण क्या होगा, इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये आसानी से मूव कर जाएगा स्लोप के अकॉर्डिंग। इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप, अगर स्लोप मान लीजिए शुरू में ऐसा था, अब इसको चेंज करके किसी कारणवश ये ऐसे में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मूवमेंट आसानी से होगा। हैवी रेनफॉल लीड्स टू सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोपिंग मटेरियल्स, यहाँ पे कोई जो यहाँ पे इसका मैंने बोलते हैं यहाँ पे जमा हुआ है मान लीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा कि बारिश के कारण रेनफॉल आई और ये सॉल्युबलाइज हो गया, ये सॉल्युबलाइज हो गया, तो इसका कह सकते हैं कि इसको जो है स्लोपिंग मटेरियल जो है इसको उसने लुब्रिकेट कर दिया, और ये आसानी से अब नीचे को फ्लो करेगा और बह जाएगा, यानी फ्रिक्शन कम हो गया कुल मिला के हैवी रेनफॉल के कारण। फोर्थ वन है अर्थक्वेक एंड एक्सप्लोजन। अर्थक्वेक के कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि स्लोप में चेंज हमें अर्थक्वेक के कारण ही देखने को मिलेगा, आसानी से तो स्लोप में चेंज आएगा नहीं। लास्ट वन है इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन हमें पता है कि पेड़ जो है वो जकड़ के रखते हैं मिनरल्स को, मिनरल या जहाँ पे जो रॉक है दीवार को जकड़ के रखते हैं, अगर पेड़ को ही हम काट देंगे, यानी ये आसानी से अब ये लूज हो गई है सॉइल, और या फिर मिनरल्स जो है वो या रॉक जो है वो लूज हो चुकी है और वो आसानी से नीचे को मूव करेगी। तो ये तो रहे कुछ एक्टिवेटिंग कॉजेस फॉर मास मूवमेंट। अब थर्ड पढ़ते हैं जियो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडस्लाइड।
मास मूवमेंट में भी मूवमेंट था मटेरियल का इन अकॉर्डेंस विद ग्रेविटी, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। और लैंडस्लाइड में भी ग्रेविटी की हेल्प से ही मूवमेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो रिलेटिवली रैपिड है, एकदम से होता है। और जहाँ पे जो मूवमेंट है वो ड्राई सब्सटेंसेस का है, वहाँ पे तो वेट सब्सटेंसेस भी मूव करते थे, यहाँ पे बेसिकली हमें क्या मिलेंगे, ड्राई सब्सटेंस मिलेंगे लैंडस्लाइड में। हिल्स में आपने काफी कॉमन देखी होंगी लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड के भी टाइप हैं। फर्स्ट वन इज स्लम्प। इसमें क्या होता है, स्लिपिंग विद बैकवर्ड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। मान लीजिए ये कोई स्लोप है, ये कोई स्लोप है, ऐसा ऐसा कोई स्लोप है। अब इसमें जो कोई बॉडी आ रही है, जो यहाँ पे जो रॉक है वो ऐसा बैकवर्ड रोटेशन के संग बैकवर्ड मूव करके नीचे को गिर रहा है, नीचे को गिर रहा है। ऐसे आप अपने आप को इमेजिन करिए, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को यहाँ से इमेजिन करिए, आप यहाँ पानी, अगर आप कहीं पे फिसलते हैं पीठ के बल, तो आप कैसे बैकवर्ड रोटेट करके आप नीचे को गिरेंगे, पीछे को गिरेंगे पीठ के बल। ये सिर्फ सेम टू सेम वैसा ही है स्लम। और डेब्रिस स्लाइड सेम इसका अपोजिट। यहाँ पर क्या होगा, नीचे को तो रोल होके होके नीचे को तो गिर रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें बैकवर्ड रोटेशन नहीं होगा, सीधे नीचे को ऐसे गिरेगा। नेक्स्ट वन इज डेब्रिस फॉल। इसमें फ्री फॉल होगा मास्का फ्रॉम वर्टिकल हैंगिंग फेस। यहाँ पर स्लोप क्या होगा, ऐसा है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे फ्री फॉल होगा ऐसे करके। लेकिन ये फ्री फॉल जो वॉल है इसके इससे अटैच होकर होगा। डेब्रिस फॉल में याद रखना, फ्री फॉल तो है लेकिन फ्री फॉल वर्टिकली भी है, लेकिन ये इससे अटैच्ड है। जो जो रॉक नीचे आ रही है, जो ब्लॉक नीचे आ रहा है वो वॉल से अटैच्ड है। नेक्स्ट इज रॉक फॉल। अब रॉक फॉल में क्या होता है, इसमें भी फ्री फॉल होगा, लेकिन जो रॉक होगा वो जो फ्लोर है, सॉरी ये फ्लोर है, जो फ्लोर है उससे थोड़ा डिटैच्ड होगा। यहाँ पर भी फ्री फॉल है लेकिन ये ऐसे होगा, इसमें और इसमें आपको गैप दिख रहा है। फ्लोर जो वॉल है और जो रॉक जो नीचे आ रहा है उसमें गैप है। तो चार हमने यहाँ पे पढ़े, स्लम्प, डेब्रिस स्लाइड एक दूसरे के अपोजिट, डेब्रिस फॉल और रॉक फॉल एक दूसरे के अपोजिट। अब लैंडस्लाइड पढ़ रहे हैं तो हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि हिमालयाज में हमें ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को क्यों मिलता है एज कंपेयर टू जो हमारी और पहाड़ है हमारे देश में हिमालयाज के अलावा, जब फॉर एग्जांपल नीलगिरी, उससे ज्यादा हमें हिमालयाज में क्यों देखने को मिलता है। साफ और सीधी सी बात है, हिमालयाज जो है हमारे टेक्टोनिकली एक्टिव है। हमने अपने कॉन्टिनेंटल प्लेट वाले चैप्टर में पढ़ा था, हिमालयस की हाइट जो है वो अभी भी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई थी और हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था, और ये मूवमेंट अभी भी जारी है और हिमालयस की हाइट अभी भी बढ़ रही है, यानी टेक्टोनिकली एक्टिव है। तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि इसमें जो लैंडस्लाइड होगा वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे हमें सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलती है और अनकंसोलिडेटेड या सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट हैं तो फिर आसानी से छोटे छोटे पत्थर नीचे को गिरेंगे, यानी पहाड़ कमजोर है। लास्ट वन इज वेरी स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप ज्यादा है हिमालयाज में एज कम्पेयर टू अदर माउंटेन्स, तो देयरफॉर हाइट ज्यादा है तो स्टीप स्लोप ज्यादा होंगी, स्टीप स्लोप ज्यादा है तो लैंडस्लाइड हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो कुछ कारण थे कि हिमालयाज में क्यों लैंडस्लाइड होते हैं। हाल लेकिन नीलगिरीज क्योंकि स्टेबल है, लैंडस्लाइड कम होते हैं, लेकिन होते हैं यहाँ पर भी, हिमालय से कम होते हैं रिलेटिवली लेकिन होते हैं। तो ऐसा क्यों, यहाँ पर भी क्यों होते हैं, इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टीप स्लोप प्रेजेंट है, कम स्टीप स्लोप प्रेजेंट है लेकिन कुछ स्टीप स्लोप बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे कि हमें बहुत सारी पीक यहाँ पर देखने को मिलती है। अब दूसरा, मैकेनिकल वेदरिंग। टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे टेम्परेचर के कारण फिर वही जो कि हमने पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के कारण वेदरिंग में एड मिलेगी या वेदरिंग आसानी से होगी। लास्ट वन इज हैवी रेनफॉल। यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है और कम समय में, साल के कम समय में बहुत ज्यादा रेनफॉल एक साथ होती है, तो इसके कारण क्या होगा, हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन से आप समझ सकते हैं कि वो उसमें लैंडस्लाइड में मदद मिलेगी, और लैंडस्लाइड में पानी के साथ ही टूटकर पत्थर नीचे गिरेंगे, इसी को हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। अब लैंडस्लाइड भी पूरा हुआ, एंड लास्ट वन इज इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन क्या होता है, इरोजन में देखो हम भी अपने मूवमेंट में सबसे पहले तो वेदरिंग पढ़ा जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। नेक्स्ट हमने पढ़ा मास मूवमेंट जिसमें मूवमेंट था, और मूवमेंट किसकी हेल्प से था, ग्रेविटी की हेल्प से था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लैंडस्लाइड पढ़ा, उसमें भी मूवमेंट था, ग्रेविटी की हेल्प से ही था, लेकिन रैपिड मूवमेंट था और ड्राई सब्सटेंसेस का मूवमेंट था। अब लास्ट वन
एज इरोजन। इरोजन में भी मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे इरोजन ग्रेविटी की मदद से नहीं है, इसमें यहाँ पर जो मूवमेंट है वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स की मदद से है। और ये जियोमॉर्फिक एजेंट कौन से हैं? रनिंग वाटर है हो गया, वाटर है, विंड है, या फिर ग्लेशियर है। इनकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट होता है। तो हमने तीन टाइप के मूवमेंट पढ़ लिए। मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये रनिंग वाटर से हो सकता है, ग्राउंड वाटर से हो सकता है, ग्लेशियर से हो सकता है, विंड से हो सकता है, सी वेव से हो सकता है। तो ये सारी जो मूवमेंट है ये मिलकर अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाएंगे। और इन लैंडफॉर्म्स के बारे में अभी तक तो हम प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं, और इन लैंडफॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इनको हम इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपके लैंडफॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ दिस जियोमॉर्फिक एजेंट्स। ये सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स मिलकर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं, इन लैंडफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हम इसकी प्रोसेस को जानते हैं। वेदरिंग एड्स बट नॉट प्री रिक्विजिट फॉर इरोजन। जैसा कि हमने मास मूवमेंट में पढ़ा था, वेदरिंग एड कर सकती है मास मूवमेंट को, क्योंकि वो वेदरिंग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगी उसको, लेकिन प्री रिक्विजिट नहीं है। सेम टू सेम इसमें ही इरोजन में भी हवा आसानी से ले जा लेगी छोटे छोटे पार्टिकल को, या वाटर आसानी से ले जा लेगा, लेकिन ये प्री रिक्विजिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लिया सकता, बिना वेदरिंग के भी ले जा सकता है, लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी होगी। इट इज इरोजन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस चेंजेस इन अर्थ सरफेस। जितने भी मूवमेंट हमने जितने भी जियोमॉर्फिक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस अभी तक पढ़ ली है, सबसे ज्यादा जो हमारे अर्थ सरफेस में चेंज अभी तक हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो इरोजन के कारण होते हैं। यानी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कौन सी हो गई? इरोजन। इरोजन में हमने पढ़ लिया कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इनको फॉर एग्जांपल वाटर अपने संग लेके चलता है, वाटर इसको लेके चला अपने संग, ऊपर से नीचे वाटर जा रहा है, इसको भी अपने अपने संग इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी लेके जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, वाटर की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इसको स्लोप ग्रेडियंट यहाँ पे एकदम जेंटल्स हो जाएगा स्लोप, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, वाटर यहाँ पे आके रुक जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो डेब्रिस है ये भी जाना बंद कर देगा, और नीचे जाके यहाँ पर कहीं सेटल हो जाएगा, और सेटल होते होते ये ऊपर से लाते रहेगा, यहाँ पे सेटल होते रहेगा, तो लास्ट में यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। सो डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। इरोजन का ही कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ पे इरोजन होना शुरू हुआ, यहाँ पर इसकी एनर्जी खत्म हो गई, तभी यहाँ पर डिपोजिशन हुआ। इरोजन होता ही नहीं तो डिपोजिशन होता ही नहीं। So erosion is a consequence of deposition is a consequence of erosion. Erosional agents lose their velocity, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, erosional agents ने फॉर एग्जांपल वाटर ने अपनी वेलोसिटी खत्म कर दी, वेलोसिटी खत्म कर दी तो एनर्जी खत्म हो गई जेंटल स्लोप में आकर, एनर्जी खत्म हो गई तो मटेरियल्स कैरिड बाय देम, जो अपने संग मटेरियल को लेके चल रही थी वो सेटल होना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा। Therefore, deposition is not actually the work of any agent. ये कोई पर्टिकुलर एक एजेंट का वर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का यहाँ पर ये वर्क नहीं है, वाटर ने काम करना बंद कर दिया, वाटर ने अपना एजेंट के रूप में काम करना बंद कर दिया, इसके कारण ये वाटर ने अपना वर्क करना बंद करा है, इसलिए डिपोजिशन हुआ है। पर्टिकुलरली वाटर का ये वर्क नहीं है। तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।